Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 27 और 28 सितंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 4 पढ़ाया था हमने संडे को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, भारत ने भूकंप के बाद की सहायता के रूप में इनमें से किस देश को 1.54 अरब रुपए प्रदान किए हैं। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए नेपाल। हाल ही में भारत ने 1.54 बिलियन रुपीस का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है नेपाल को। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं नेपाल से रिलेटेड न्यूज़। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था वीकली रिवीजन में कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में जॉइंट बॉर्डर सिक्योरिटी पेट्रोलिंग शुरू हुई है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि कपिलावस्तु बॉर्डर के पास इलीगल क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इसके साथ साथ कोविड-19 का भी संक्रमण उस एरिया में बढ़ गया है। तो उस पर रोक लगाने के लिए ये जॉइंट पेट्रोलिंग करेगी भारत और नेपाल। 26 सितंबर से 2 वीक तक चलेगी ये पेट्रोलिंग। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में। तो जैसा कि हमने न्यूज़ में ही पढ़ा है कि भारत ने हाल ही में 1.54 बिलियन नेपालीज रुपीज़ यानी कि भारतीय करेंसी में 96 करोड़ रुपीज़ दिए हैं नेपाल को एज अ कमिटमेंट सहायता के लिए, और जिससे वो अपने देश को रिहैबिलिटेट कर सके, क्योंकि 2015 का जो अर्थक्वेक या फिर भूकंप आया था नेपाल में उसमें लगभग 9000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है भारत, इससे वो अपना हाउसिंग और स्कूल सेक्टर को दोबारा से रिहैबिलिटेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ वो अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और वहाँ पे जो घर जो बर्बाद हुए अर्थक्वेक के कारण उसे रेनोवेट कर सकते हैं और उन लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं जिनके घर उजड़ गए हैं इस नेचुरल डिज़ास्टर में। और इसके साथ साथ कुछ दिन पहले हमने ये भी न्यूज़ आपको पढ़ाया था कि भारत, इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा था दोनों देशों के बीच में कुछ पर्टिकुलर टेरिटरीज़ को लेके, जो कि है लिम्पियाधुरा, लिख दे रही हूँ मैं आपके लिए, एंड कालापानी। भारत मानते हैं ये भारत का हिस्सा है और इसके साथ साथ नेपाल भी मानते हैं ये उनका हिस्सा है, और इसके साथ साथ नेपाल ने अपने रेडियो पे लिम्पियाधुरा और कालापानी के वेदर फोरकास्ट भी देने शुरू किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस संगठन ने राजस्थान के शहरों को विकसित करने के लिए 300 मिलियन US$ ऋण की मंजूरी दी है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में 300 मिलियन US$ का लोन अप्रूव किया है, जिसके तहत वो राजस्थान के टाउन्स को डेवलप करेंगे। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में 300 मिलियन डॉलर यानी कि 2200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसके तहत जो राजस्थान के टाउन्स हैं उनमें वाटर सप्लाई और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, जिसके तहत उन टाउन्स का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो सेकेंडरी टाउन्स हैं, कुल मिला के उनके प्रोजेक्ट में 14 सेकेंडरी टाउन्स हैं जिन्हें डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत उनका ऐसा मानना है कि 5-7 लाख लोगों को फ़ायदा होगा और वहाँ पर इम्प्रूव्ड वाटर सप्लाई सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाएंगी, और इसके साथ साथ 7.2 लाख लोगों को एनहांस्ड सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। और ये जो लोकेलिटीज़ जिनकी बात हो रही है 14, उसमें 20,000 से 1 लाख रेसिडेंट्स हैं। इसके साथ साथ उनका ऐसा मानना है कि वर्ष 2027 तक जो, लिख दे रही हूँ मैं आपके लिए, 8 सेकेंडरी टाउन्स हैं उन्हें सही ढंग से डेवलप कर दिया जाएगा। इससे पहले भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कई सारे लोन्स दिए हैं। सबसे बड़ा लोन उन्होंने दिया था 1.5 बिलियन US$ का भारत को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस देश के साथ भारत ने अरब सागर में 3 दिवसीय नौसेना अभ्यास जिमेक्स शुरू किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, जापान। जापान और भारत ने हाल ही में 3 दिन का नेवल एक्सरसाइज जिमेक्स शुरू किया है अरेबियन सी में। इसके अलावा हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भी
किया था नेवल एक्सरसाइजेस ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ। और इसके साथ साथ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने हाल ही में रेजिग्नेशन अपना सबमिट किया था साइटिंग हेल्थ रीजंस। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि भारत और जापान की जो नेवीज़ है वो अपना 3 दिन का लॉन्ग मेरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर रही हैं 26 सितंबर से। 26 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगी ये नेवल एक्सरसाइजेस, जो कि लेगी हिस्सा, मतलब जो कि किया जाएगा इन द नॉर्थ अरेबियन सी। और ये चौथा एडिशन है ऑफ जापान मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसे इनिशियल्स में जिमिक्स कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइना की जो मिलिट्री एक्टिविटी है वो इंडियन ओशन रीजन और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए इंडिया और जापान ने मिलकर ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट की है नॉर्थ अरेबियन सी में। और जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 26 से 28 सितंबर तक चलेगी ये एक्सरसाइजेस। और इसके साथ साथ कोविड-19 के जो रिस्ट्रिक्शंस है उसका भी ध्यान रखा गया है और ये एक नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट एक्सरसाइज है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हुई हैं जापान और इंडिया के बीच में। तो एक है धर्मा गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में, और दूसरा एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जिसका नाम है शिन्यू मैत्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस देश के साथ हाल ही में भारत ने एक MOU साइन किया है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, डेनमार्क। हाल ही में भारत और डेनमार्क ने एक MOU साइन किया है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक MOU साइन किया है इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन अपने डेनिश पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, बिजनेस एंड फाइनेंशियल अफेयर्स, किंगडम ऑफ डेनमार्क के साथ। इसके तहत ये जो दोनों देश है ये अपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इस फील्ड में उसे एक्सचेंज करेंगे। इसके साथ साथ वो अपना अनुभव और नॉलेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस में लोगों के साथ बांटेंगे, नेसेसरी अथॉरिटीज़ और बिजनेसेस के साथ बांटेंगे। इसके साथ साथ ये जो नॉलेज, एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिसेस हैं दोनों देशों के बीच में, ये रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ शेयर की जाएगी। इसके लिए इस कोलैबोरेशन के लिए कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सचेंजेस और आउटरीच एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट की जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन और इसकी करेंसी है डैनिश क्रोन। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने शहरी सरकारी बैंकों के लिए साइबर विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी 2020 to 2003 को UCBs की IT सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए प्रकाशित किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया था टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, जिसके तहत जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका IT सिक्योरिटी सिस्टम को एनहांस किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करेगी टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए वर्ष 2020 से 2023 तक, जिसके तहत जो IT सिक्योरिटी सिस्टम है इन UCBs का उसे एनहांस किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी साइबर अटैक्स होने वाले हैं या होते रहते हैं उनसे ये बैंक्स काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे उनको रोकने में, उन्हें डिटेक्ट करने में, और इसके साथ साथ वो सही ढंग से रिस्पॉन्ड कर सकेंगे इन साइबर अटैक्स को, और इसके साथ साथ वो रिकवर कर पाएंगे अगर उनके सिस्टम में कोई भी नुकसान पहुंचाया गया है इस साइबर अटैक से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिजिटल हो रहा है और लोग डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं इससे ज़्यादा, इसीलिए हम काफ़ी ज़्यादा प्रोन है साइबर अटैक से। सो इसके लिए जो हमारे बैंक्स हैं उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस्ड और हाई टेक होना चाहिए, जिसके तहत वो इन साइबर अटैक से जो मिलियंस ऑफ उनके यूज़र्स हैं उनके डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट क्या है। तो ये जो टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट है ये एम करता है कि जो साइबर सिक्योरिटी पोस्चर्स है अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर का उसे कैसे एनहांस किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ
ये इवॉल्व करता है और प्रिपेयर करता है हमारे यूसीबी के बैंकिंग सेक्टर को अगेंस्ट आईटी एंड साइबर थ्रेट एनवायरनमेंट। और ये जो आरबीआई है ये अचीव करेगी ये ऑब्जेक्टिव अपने 5 पिलर्ड स्ट्रैटेजिक अप्रोच जिसका नाम है गार्ड। तो ये गार्ड की मदद से ये अप्रोच किया जाएगा। ये एक 5 पिलर स्ट्रैटेजिक अप्रोच है जिसमें कई सारे पॉइंट्स वगैरह डिटेल्स उन्होंने दिए हैं कि कैसे वो लड़ेंगे अगेंस्ट साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च यानी कि NCAER ने हाल ही में भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 21 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई -12.6% तक उन्होंने आंका है भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 21 के लिए। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च ने हाल ही में भारत की जीडीपी को प्रोजेक्ट किया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी टू 12.6% वित्त वर्ष 21 में। और इसके साथ साथ उनका ये अनुमान है कि जो बाकी के 3 क्वार्टर्स हैं उनकी भी जीडीपी फॉल करेगी। उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि दूसरे जो क्वार्टर है उसमें भारत की जीडीपी रहेगी 12.7%, ये मैं कह रही हूँ नेगेटिव में। तीसरे क्वार्टर में रहेगी 8.6% और चौथे क्वार्टर में रहेगी 6.2%। और जैसा कि हमने देखा ही था कि NSO ने हाल ही में भारत की जीडीपी को फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून अनाउंस किया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट की है बाय 23.9% पहले क्वार्टर में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि बाकी सब एजेंसीज ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है। तो मूडीज ने आंका है एट -11.5%, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आंका है एट -11.8%, इकरा ने आंका है एट -9.5%, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आंका है एट -9%, IMF ने आंका है एट -4.5% और OECD ने आंका है एट -10.2%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, उस मोटर कंपनी का नाम बताइए जो भारत में बिक्री और विनिर्माण कार्यों के बाद को बंद करने जा रही है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, हार्ले डेविडसन ने अनाउंसमेंट की है कि वो अपनी सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस भारत में बंद करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हार्ले डेविडसन इनकॉर्पोरेशन ने 25 सितंबर को ये घोषणा की है कि वो अपनी सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस भारत में बंद करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उनका जो लास्ट डिकेड रहा है यानी कि पिछले 10 वर्षों में उनका भारत में वो पैर नहीं जमा पाए हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इसीलिए वो इस एक्सरसाइज को अबैंडन कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट है, उसके बाद भी वो अपने पैर नहीं जमा पाए ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस। तो इस मूव को कंडक्ट करने के लिए उन्हें $75 मिलियन के रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट लगेंगे, 70 रिडेंडेंसीज रहेंगी और इसके साथ साथ उनका जो बवाल प्लांट है उसको भी उन्हें बंद करना पड़ेगा। भारत में हर साल 17 मिलियन बाइक्स और स्कूटर्स बेचे जाते हैं, उसके बाद भी ये अपने पैर नहीं जमा पाए। इसके साथ साथ वो खाली अपना गुड़गांव का जो स्केल डाउन सेल्स ऑफिस है खाली वही रखेंगे जो कि साउथ दिल्ली में है। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, आमिर खान। वर्सेटाइल एक्टर आमिर खान को चुना गया है सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो आरपीजी ग्रुप कंपनी सीएट टायर्स ने 25 सितंबर को ये घोषणा की है कि उन्होंने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को चुना है अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, जो कि उनके कई सारे कैंपेन्स जो कि अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स में होते हैं उसमें फीचर करेंगे। और इसके साथ साथ ये 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है आमिर खान का विद सीएट टायर्स लिमिटेड, जिसमें वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से अभिनेताओं और क्रिकेटर्स को चुना गया था ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो ई-बाइक ने चुना था हरभजन सिंह को। ओकलेज के ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर है एक्टर आयुष्मान खुराना। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर। ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली और एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेता सोनू सूद।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी 89th रही है भारत की रैंकिंग इन द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 के हिसाब से भारत की रैंकिंग रही है 89 पे। टोटल 181 नेशंस का सर्वे किया गया था जिसमें भारत की रैंकिंग थी 89। पहले नंबर पर है वानुआतू, दूसरे नंबर पर है तोंगा, 89 नंबर पर है भारत और 181 नंबर पर है कतार। तो चलिए जान लेते हैं इसकी डिटेल्स। तो उस इंडेक्स के हिसाब से भारत की जो रैंकिंग है वो काफ़ी कम है, बहुत पुअरली प्रिपेयर्ड है क्लाइमेट रियलिटी या नेचुरल डिजास्टर्स के साथ भारत डील करने में। तो इसकी जो कैलकुलेशन हुई है वो कंट्री बाय कंट्री बेसिस पे हुई है और इसके साथ साथ उन्होंने एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन किए हैं और उसके बाद उन्होंने 27 इंडिकेटर्स पे अलग अलग नेशंस को जज किया है कि वो कितने सक्षम हैं खुद को नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्ट करने में। तो इसमें जो वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 है ये रिलीज़ की है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, बुडनेस एंटविक्लंग हिफ्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट इन जर्मनी ने। तो चलिए बात कर लेते हैं कि भारत की रैंकिंग अलग अलग इंडेक्स 2020 में क्या क्या है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 144, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 40, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 84, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंकिंग है 142, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 48, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत की रैंकिंग है 105 और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 116। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 10वां सवाल, वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई 26 सितंबर को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे हर साल ग्लोबली 26 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि जो हमारा एनवायरनमेंटल हेल्थ है उस पर क्या क्या ज़रूरी काम हो रहा है उसको लोगों को बताने के लिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और इसके साथ साथ हमारा जो एनवायरनमेंट है उसे इस हिसाब से उसका ध्यान रखा जा रहा है कि वो जो बीमारियां हैं उससे प्रिवेंट कर सके और इसके साथ साथ एक हेल्थ सपोर्टिव एनवायरनमेंट लोगों के लिए बनाया जा सके। और इस वर्ष का उनका थीम है एनवायरनमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, इनमें से किस दिन इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी 26 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो यूनाइटेड नेशंस हर साल 26 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स सेलिब्रेट करती है। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि वर्ल्ड जो हमारी कम्युनिटी है उसे रीअश्योर और रीअफर्म कराया जा सके कि कैसे हम एकजुट है न्यूक्लियर वेपन्स को टोटली एलिमिनेट करने में और कैसे ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हमारी प्रायोरिटी है। इस दिन को मनाने का मकसद ये भी है कि ये लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो खुद को एडुकेट कर सके और ग्लोबल लीडर्स भी खुद को बता सके कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स को रखने में, मतलब उसके साथ साथ क्या सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट हैं उन्हें रखने में और कैसे हम उसके अलावा भी दुनिया में लीड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, अंत्योदय दिवस हर साल भारत में किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी 25 सितंबर। 25 सितंबर को भारत में हर साल अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो भारत हर साल अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाती है। इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है।
इस दिन की अनाउंसमेंट की थी मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में कि अब से यानी कि वर्ष 2014 से हर साल 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाएगा। और अंत्योदय का मतलब होता है अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, इनमें से किस दिन इंटरनेशनल डॉटर्स डे हर साल मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, 4th संडे ऑफ सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हर साल 4th संडे जो होता है सितंबर का, उसमें इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाया जाता है। ये दिन फिक्स नहीं होता है, ये वैरी करता है डेट्स के हिसाब से हर साल। इस दिन जो लड़कियां होती हैं उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है कि वो कितनी ज़्यादा स्पेशल होती हैं। हर एक लड़की अलग होती है, कुछ चालाक होती है, कुछ सीधी होती है, कुछ एडवेंचरस होती है, कुछ फ़नी होती है, लेकिन वो अब जिस भी घर में रहती हैं उस घर को वो खुशियों से भर देती हैं और उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस साल वो मनाया गया था 27 सितंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां सवाल, उस फॉर्मूला 1 रेस ड्राइवर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, वल्टरी बोटस। वल्टरी बोटस ने जीता है F1 ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि वैल्टरी बोटस ने रशियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि 27 सितंबर को हुआ था उसमें उन्होंने जीता है अपने टीममेट ल्यूइस हैमिल्टन को हरा के। और दूसरे नंबर पर आए हैं मैक्स वर्स्टपेन फ्रॉम रेड बुल और तीसरे नंबर पर है ल्यूइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन। तो चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं F1 रेस के विनर्स 2020 में। तो स्टीयरमार्क ग्रैंड प्रिक्स जीता था ल्यूइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज ब्रिटेन। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था वल्टरी बोटस ने मर्सिडीज फिनलैंड से। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता था ल्यूइस हैमिल्टन ने। F1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीता था मैक्स एमिलियन वर्स्टपेन ने रेड बुल नीदरलैंड से। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है ल्यूइस हैमिल्टन ने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है पियरी गैसली अल्फा टोरी होंडा फ्रांस से। और टस्कन ग्रैंड प्रिक्स जीता है ल्यूइस हैमिल्टन ने। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 15वां सवाल, जसवंत सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, पॉलिटिशियन। जाने माने पॉलिटिशियन थे जसवंत सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो भारत के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह का हाल ही में 27 सितंबर को एट द एज ऑफ 82 निधन हुआ है। 2014 में वो एडमिट हुए थे हमारे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल जो कि नई दिल्ली में, क्योंकि उनके सर में एक काफ़ी सीवियर हेड इंजरी हुई थी। और इसके साथ साथ 2014 का लोकसभा इलेक्शंस उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ा था बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से, जो कि है राजस्थान में, क्योंकि उन्हें बीजेपी की टिकट नहीं मिली थी। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखे सारे सब्जेक्ट्स और एग्जाम्स रिलेटेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई भी कंप्लेंट्स हो या कोई सजेशंस हो या कुछ भी आपको अप्रिसिएशन देना हो तो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। Thank you friends, that's all for today and have a great day.